नमस्कार दोस्तों। आर ओ के रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है इस सीरीज़ की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक दो वीडियोस और बची हैं, आ जाएंगी, विषय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सारी वीडियोस देखनी है, अच्छे से उनको तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय कम है, सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करिए। आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। साइंस के तहत हमने जीव विज्ञान कवर कर लिया है। आज की वीडियो में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को एक साथ हम कवर करेंगे। ठीक है जी। और एक और चीज़ है, इस सीरीज़ की पीडीएफ नोट आपको मिल रही है ताकि आप जल्दी से इन तथ्यों को तैयार कर सकें। इसके साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ आ रही है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में आता है कि अभी तक हमने नहीं ज्वाइन किया है, जो टेस्ट हो चुका है उसका क्या। वो टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा टेस्ट तो है भी नहीं, ठीक है, थोड़े से टेस्ट हैं। आप चाहें तो डेली एक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगी और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोनों एग्जाम्स की डेट आपको पता है, बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। तो आपको अब मल्टीपल रिवीजन करने हैं, जितनी बार आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकें। आप ये मान के चलिए कि आप घटना चक्र, इतनी मोटी मोटी किताबें जो पढ़ते हैं, उन सभी का वन लाइनर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज ये यहाँ पर दिया गया है। आयोग के द्वारा अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आरओ में हो, यूपीपीसीएस में हो, स्टाफ नर्स हो, या फिर इसके अलावा जो और भी आयोग के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं लेक्चरर के, उन सभी में जितने जीएस में सवाल पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो सब यहाँ पर कवर्ड है। इसलिए आपको चाहिए कि ये सभी आप बार बार रिवाइज कर जाएं और यही सवाल दोबारा पूछे जाएंगे। ऐसा होता है, आयोग बार बार इन सवालों को रिपीट करता ही है। इसलिए इस रिवीजन सीरीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और इसे बार बार रिवाइज कर जाइए। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जो टेस्ट सीरीज दी गई है आरओ की, उसके साथ प्रोवाइड की जा रही है। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वो 15 टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 टेस्ट उसमें जीएस के हैं और 5 टेस्ट हिंदी के हैं। ठीक है। चलिए, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी का वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। पहला फैक्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक किस में नापा जाता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। और पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक जो होता है ना, वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है और पारसेक उससे भी बड़ा है। ठीक है। चलिए, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर। क्या है, फर्मी मीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है, उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। सवाल बहुत आसान है और यही बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं और आप जितनी चीज़ें भूलते हैं वही आपकी असफलता का कारण बनती हैं, वही आपका सिलेक्शन रोक रही हैं। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है, तो 159 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 159 लीटर का एक बैरल होता है। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी अलग है और पृथ्वी पर ग्रेविटी अलग है, लेकिन जो एम होता है, द्रव्यमान होता है, वो सेम होता है। वो चाहे आप पृथ्वी पर नापें चाहे चंद्रमा पर नापें, इसलिए द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दें तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बहुत बहुत मतलब आसान सी चीज़ है, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता कि यार सेंटीमीटर से बड़ा इंच तो बड़ा होता है, लेकिन कितना बड़ा होता है। तो ये 0.39 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो इंच होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है, विद्युत उत्पादन की को मापने की इकाई है मेगावाट। ठीक है। आपने सुना होगा कि सरकार का लक्ष्य है इतने मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करना, तो वो मेगावाट में मापी जाती है बिजली। ठीक है। चलिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। तो जो 100 नॉट होता है वो 100 नॉट किसके बराबर होता है, 100 नॉट 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है।
यानी रफ्तार जो होती है ना किसकी, जहाज़ों की, वो नॉट में मापी जाती है। और नॉट कितना होता है, तो 100 नॉट 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। वायु की गति कैसे मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे, एनीमोमीटर से। और दूरी की इकाई क्या है, क्या नहीं है, जो वर्ग मील है वो दूरी की इकाई नहीं। वहाँ पर मीटर और किलोमीटर ऐसे दिए हुए थे, तो उनमें वर्ग मील जो है वो दूरी की इकाई नहीं है। क्यों, वर्ग मील जो है क्षेत्रफल की इकाई है। ठीक है। और अति सूक्ष्म समय अंतराल, जिसे नैनो सेकंड के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये मतलब किससे नापे जाते हैं, जो नैनो सेकंड से भी कम का टाइम है उसे कैसे मापा जाता है, तो वो परमाणु घड़ियों के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, परमाणु घड़ियों के द्वारा नैनो सेकंड से भी कम समय को मापा जाता है। पायरोमीटर किसे कहा जाता है, तो विकिरण तापमान मापी को। अब जैसे कोई तारा, किसी तारे से कोई विकिरण आ रहा है और हमें पता लगाना है उस तारे का तापमान कितना है, तो हम पायरोमीटर से मापेंगे। किससे, पायरोमीटर से। और पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। जब किसी चीज़ का तापमान 1500 से डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो उसे मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका, पायरोमीटर का। ये सवाल तो बहुत बार, पायरोमीटर के बारे में सवाल बहुत बार पूछा गया है। बस आप याद रखिएगा, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है किसी चीज़ का, सूर्य का, तारे का, तो इनका टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। और सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये जो जहाज, जलपोत, नौसेना वाला द्वारा या नौका चालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो वायु की आर्द्रता, वायु की अगर गति मापनी है तो एनीमोमीटर, लेकिन वायु की आर्द्रता मापनी है तो हाइग्रोमीटर। और भूकंप की तीव्रता कैसे मापेंगे, सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई की घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है। कलाई की घड़ियों में, प्रदर्शन की युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, इन सब में द्रव क्रिस्टल, जो लिक्विड क्रिस्टल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास आपका ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर लगाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। जो डॉक्टर अपने गले में एक स्टेथोस्कोप डाले रहते हैं, वो कैसे काम करता है, वो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करता है। आगे ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। जो एक सेक्सटेंट होता है वो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लक्स मीटर कहते हैं। अगर प्रकाश की तीव्रता मापनी है तो आप लक्स मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें, फैदम। उसकी यूनिट क्या होती है, फैदम। और झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं पॉलीग्राफ में, तो यह मापा जाता है मस्तिष्क का। ठीक है, मस्तिष्क में एक पॉलीग्राफ लगाया जाता है और वो झूठ का पता लगाता है। सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती है, कौन सी, पराश्रव्य तरंगे। जो सोनोग्राफी होती है ना, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहाँ पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती हैं। आगे है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप में ध्वनि की जो है वो बढ़ जाती है, वो कैसे, परावर्तन के द्वारा। आगे है, अब कुछ यंत्र दिए गए हैं और वो उन यंत्रों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने में, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापने में, टैकोमीटर का प्रयोग घूर्णन की गति मापने में, और पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने में। ऊपर हम लगभग वो सभी को देख चुके हैं। ठीक है, आगे है उच्च वेग। उच्च वेग किसकी इकाई है, मैक। मैक जो इकाई होती है वो उच्च वेग। मैक रफ्तार आपने सुनी होगी, जो लड़ाकू विमान होते हैं या फिर सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, वो मैक में मापी जाती है उनकी गति को। ठीक है, आगे है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किसकी इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है उसको। दाब को पास्कल में मापा जाता है और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ठीक है, चलिए फिर से कुछ राशियां दी गई हैं, उनकी इकाई बतानी है। त्वरण को मीटर पर सेकंड में, बल को न्यूटन में, और जो किया गया कार्य है उसको जूल में, और आवेग को न्यूटन सेकंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक को, क्यूसेक क्या है, क्यूसेक जो है वो द्रव प्रवाह की दर है। ठीक है,
आप किसी पाइप में अगर पानी बह रहा है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इस पाइप से कितना पानी बह चुका है? तो वो क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में, ठीक है, कितना पानी बह चुका है या किस दर से पानी बह रहा है वो क्यूसेक में मापते हैं, क्यूसेक में। और बाइट, बाइट जो है वो कंप्यूटर, मेगाबाइट, टेराबाइट और ये गीगाबाइट, ये बाइट जो है वो कंप्यूटर की इकाई है। और रिक्टर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है, और बार ये दाब का है, ठीक है। आगे है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किसकी इकाई है? की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। और ऊर्जा जूल में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में और आवृत्ति हर्ट्ज में। आगे है जो वाट होता है, ये किसकी इकाई है? शक्ति की, ठीक है। और नॉट, नॉट जो है समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है। और नॉटिकल मील, ये नौ संचालन की जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, ऊपर हमने देखा था। आगे कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा, ऊष्मा किसमें? कैलोरी में मापी जाती है। अब अगला चैप्टर है गति और गुरुत्वाकर्षण, साथ में भार और घनत्व। ये सारे चैप्टर एक ही में ले लिए गए हैं। इनमें देखिए कौन कौन सवाल महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। पहला है धावन मशीन या वॉशिंग मशीन जो होती है वो उसका किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वो है अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल पे ये काम करती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का जो लॉ होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो लगता है। आगे है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति होगी। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में एक वेट को मापने वाली मशीन रख लीजिए और उसके ऊपर एक आप खड़े हो जाइए, तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी आपका वजन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो चेंज होती जाएगी, जी का मान चेंज होता जाएगा, इसलिए आपका भार बढ़ता जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे, रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप जल को जल में डुबो देंगे तो उसका भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ेगा तथा मात्रा लेकिन नहीं बदलेगी, द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन उसका भार बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्यों? ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा है चंद्रमा की अपेक्षा। आगे है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। क्यों? जी का मान घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 ग्रेविटी है। आगे वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। और यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह राशि जो नहीं बदलेगी वो है आयतन। अगर आप 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोल दें तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वो उसका जो पानी था वो 1 लीटर से बढ़ जाएगा? नहीं, पानी 1 लीटर ही रहेगा। क्यों? आपने कहा कि 100 ग्राम चीनी कहाँ गई, तो 100 ग्राम चीनी उसमें घुल गई और जो कणों के बीच में जगह थी, स्पेस थी, उसमें उस गैप को उसने भरा है, इसलिए आयतन नहीं बढ़ेगा, आयतन उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें भारी महसूस होता है। तो हमें कैसा महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। मतलब आपने कभी कुएं से पानी निकाला है, जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तो रस्सी ऐसा आराम से खींच जाती है, लेकिन जैसे ही पानी से बाल्टी ऊपर उठती है ना थोड़ा सा, उसके बाद बहुत भारी लगती है बाल्टी। क्यों? क्योंकि जब पानी में, अभी ऊपर हमने देखा था ना, गुब्बारे के पानी में भरा हुआ गुब्बारा जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसका भार शून्य हो जाता है। इसी तरह जो बाल्टी होती है वो पानी से भरी हुई है और पानी के अंदर डूबी है तो उसका भार शून्य है, सिर्फ बाल्टी का भार आपको महसूस होगा। लेकिन जब जो पूरी बाल्टी है वो पानी के ऊपर आ जाएगी तो पानी सहित उसका भार महसूस होगा, ठीक है। चलिए आगे है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है उससे जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर है। देखिए ये ऐसा है, ये ऐसे पीसा की मीनार है। पीसा की मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, ये ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। लेकिन जो इसका सेंटर है वो यहाँ पर है, यहाँ, ये बाहर नहीं है। अगर ये बाहर होता तो ये मीनार गिर गई होती, इसीलिए झुकी हुई मीनार गिर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसका केंद्र बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम गिराया जाता है तो बम नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति मतलब क्या होगी? अगर ये कोई हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है, ये कोई हवाई जहाज जा रहा है,
ड्राइंग थोड़ी गंदी है, और इससे बम गिराया जाए, ठीक है, और ये तेज़ी से आगे बढ़ जाए, तो ये बम कहाँ गिरेगा? ये बम उसी जहाज़ के नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बम गिराया गया है इसकी गति भी उतनी ही है जितनी जहाज़ की गति है। तो जाहिर सी बात है जितनी गति से ये जहाज़ आगे जाएगा उतनी ही गति से ये बम भी आगे जाएगा, और ठीक वहीं उसी के नीचे जाके गिरेगा। ओके, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रॉकेट कार्य करता है। जो रॉकेट है वो कैसे कार्य करता है? वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ये वाला छूट गया था। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है। एयर प्रेशर में कमी के कारण अगर आप कोई पेन लेके जाएंगे हवाई जहाज में तो उसकी स्याही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर में कमी हो जाती है, ठीक है। और प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद और क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेट इंजन कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। आगे है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है mg होता है इसका फार्मूला, m इंटू जी। अब अगर g को अगर आप मतलब ख़त्म कर दें तो m तो वही रहेगा ना, m थोड़ी ना बदल जाएगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, बस g को आप ख़त्म कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी हो जाती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथाई भाग। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी x है, ठीक है, और अगर इसी दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यानी इसको 2x कर दिया जाए तो ग्रेविटी का मान कितना हो जाएगा? तो ग्रेविटी घट जाएगी, और कितनी घट जाएगी? पहली ग्रेविटी की अपेक्षा ये 1/4 हो जाएगी, g/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, यहाँ पर ध्रुवों पर चपटी हुई है, तो ग्रेविटी जो है, अब ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, तो जहाँ पर दूरी कम है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी वहाँ भार अधिक होगा। इसीलिए ध्रुवों पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी कम होती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, इसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा? अंतरिक्ष में इसका भार शून्य होगा। क्या होगा? अंतरिक्ष में इसका भार शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जी का मान वहाँ 0 होता है, ठीक है। मानव शरीर का भार अधिकतम होगा कहाँ पर? ध्रुवों पर। ये हम ऊपर देख चुके हैं, कहाँ? ध्रुवों पर अधिकतम भार होता है। क्यों? जी का मान वहाँ पर अधिक होता है। आगे है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किस चीज़ को? तूफान को। यदि आप समुद्र किनारे हैं या कहीं भी हैं, अगर अचानक से वायुमंडलीय दाब गिरने लगे तो इसका मतलब है कि वहाँ तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और अगर यहाँ पर वायु दाब कम हो रहा है यानी यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है मतलब कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, ठीक है। चलिए, जब एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है तो यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर की ओर बढ़ेगी। ये जो नदी होती है ना, अगर आप यहाँ पर एक नाव खड़ी है और आप इस नाव से कूदे यहाँ की ओर तो नाव पीछे की ओर बढ़ेगी, नाव पीछे की ओर धक्का मारेगी ना, इसीलिए कह रहे हैं कि वो किनारे से दूर चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे है, पानी से भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? वो पानी की सतह नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आयतन उतना ही रहेगा ना, आयतन तो सेम है, तो पानी की सतह क्यों बदलेगी? जब एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है किस? आगे गतिवर्धन के साथ। जाहिर सी बात है कि इंजन की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ये एक रेलगाड़ी है, इसमें ये व्यक्ति इंजन की ओर मुंह, ये इंजन लगा हुआ है, अब ये यहाँ पर बैठा है और इसने सिक्का उछाला और गाड़ी चल पड़ी, तो गाड़ी चल पड़ी तो सिक्का तो जड़त्व के कारण यहीं रुके रहेगा ना, आदमी आगे बढ़ जाएगा तो सिक्का उसके पीछे गिरेगा जड़त्व की वजह से, ठीक है। चलिए आगे है, नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है? घर्षण का बल। जो घर्षण का बल होता है ना, वो नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस पर,
ठीक है, केल्विन में भी याद रखिए और डिग्री सेल्सियस में भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? जड़त्व, तो मैंने अभी बताया आपको। आगे है वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वह गतिज ऊर्जा। और यानी कि जो विंड मिल होती है ना, जो विंड मिल लगी होती है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा, वो कैसे उत्पन्न होती है? वायु की गति से जब विंड मिल घूमती है तो विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये समुद्र तल है और इसमें अगर कोई आइसबर्ग तैर रहा है, मान लीजिए कि ये आपको आइसबर्ग दिख रहा है, तो उसका केवल 1/9 भाग आपको ऊपर दिखेगा, बाकी का 8 हिस्सा नीचे होता है। ठीक है, ये अगर आइसबर्ग है तो इसका 1/9 भाग है वो ऊपर होता है, शेष भाग नीचे होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आइसबर्ग की ये खासियत होती है। आगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण होता तो वहाँ व्यक्ति सीधा खड़ा हो पाता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसलिए वो सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता, वो तैरता रहेगा। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, आपने वो mv² वाला रूल पढ़ा होगा, mv²। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो स्क्वायर में हो जाएगी, अगर आप दोगुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे अगर एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी अंतरिक्ष यान के साथ 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 घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, वो गिरेगा थोड़ी ना। जितनी गति अंतरिक्ष यान की है उसी गति से वो सेब भी साथ में घूमने लगेगा। ओके, चलिए आगे है कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल भरा होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। आगे है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहाँ शून्य है। चलिए आगे, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है क्यों? अभिकेंद्रित बल के कारण। ये पृथ्वी है, उसके चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये चक्कर लगाते लगाते बाहर क्यों नहीं भाग जा रहा? क्यों? क्योंकि इस पर एक अभिकेंद्रित बल लग रहा है ये पृथ्वी के द्वारा, इसीलिए चारों ओर इसके चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आवेशित करेंगे बुलबुले को तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। आगे है विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता रहता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। अब इसका कारण मैं ऊपर कई बार बता चुका हूँ। एक कमजोर या दुर्बल बल जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल है। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। जाहिर सी बात है कि m/g होता है। अब ये अगर एक कमजोर है, ये दुर्बल बल है, तो जब तक इसमें द्रव्यमान का भार नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये सेम उतना ही रहेगा, क्योंकि जी का मान तो बदलेगा नहीं पृथ्वी पे। ठीक है, अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक होते हैं। जर्मेनियम भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और आगे है तेल जो है वो जल की सतह पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी के से कम होता है, इसलिए वो तेल जो होता है जल की सतह पर तैरने लगता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण पारे की सतह पर लोहे की सुई तैरने लगती है। आगे है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बने जहाज पानी पर तैरते रहते हैं। ये सवाल तो हम लोग हाई स्कूल इंटर में को पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि सुई का जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र के जल का घनत्व है वो अधिक होता है और जो नदी के जल का घनत्व होता है वो कम होता है। इसीलिए जब नदी से समुद्र में जहाज जाएगा तो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, घनत्व के अंतर के कारण। कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या है? वो एक अर्धचालक है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, आगे चैप्टर है तरंग और ध्वनि। इससे जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? इस्पात में। जो लोहा होता है उसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, लकड़ी में कम होता है, पानी में और भी कम होगा। यानी ये ठोस, द्रव और गैस के फॉर्मेट में आप इसको देखिए।
सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित किया जाता है। ये सवाल आया था और लोग बड़ा कंफ्यूज हुए थे। देखिए, आप पत्ते की सरसराहट सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं? जी हाँ, हम पत्ते की सरसराहट को सुन पाते हैं। और मनुष्य कम से कम कितनी डेसिबल की आवाज़ सुन सकता है? 20 डेसिबल। 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल। तो हम जब मिनिमम जितना डेसिबल सुन सकते हैं वही पत्ते की सरसराहट है। कुछ लोगों ने इसमें 10 डेसिबल आंसर लगाया था। अब जब 10 डेसिबल का आप सुन ही नहीं सकते हैं तो आप पत्ते की सरसराहट को आपने कैसे लगा दिया इसमें? तो ये 20 डेसिबल होगा, क्योंकि मिनिमम 20 डेसिबल ही हम सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, जो पिच होती है, वो निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उसी आधार पर बदलता रहेगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? स्टील में, हम पहले भी देख चुके हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं कौन सी? माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं वो दूर संचार में प्रयुक्त की जाती हैं। आगे है, दूरदर्शन प्रसारणों के में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है? जो आवृत्ति का मॉड्यूलन किया जाता है। ठीक है, उससे दूरदर्शन का जो ध्वनि संकेतों का प्रसारण होता है। ठीक है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट जो होता है वो किस नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो उसमें इंफ्रारेड, अवरक्त और रेडियो तरंगे होती हैं। इंफ्रारेड तरंगे और रेडियो तरंगों के द्वारा रिमोट काम करता है, ये याद रखिएगा। आगे है, ध्वनि कब हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? जब वो 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहने लगते हैं। ठीक है, आगे है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किसके द्वारा? ना तो संचलन के द्वारा, ना संवहन के द्वारा, ना विकिरण के द्वारा। फ्लास्क में 2 लेयर होती हैं और 2 लेयर के बीच में या तो हवा भर दी जाती है या तो कोई फोम भर दिया जाता है। तो जो फोम भरने से विकिरण, चालन और संवहन ये सब नहीं हो पाता है, जिसके कारण तरल जो भरा जाता है या तो वो ठंडा ही रहेगा या गर्म ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है कौन सी? ध्वनि तरंगे। ठोस में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती हैं, लेकिन द्रव माध्यम में नहीं चल पाती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है कहाँ? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे काम नहीं करती है। पराश्रव्य वे ध्वनियक हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। हमने कहा ना, मैंने बताया आपको 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम ध्वनि सुन सकते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि है तो हम उसे नहीं सुन सकेंगे, तो वो पराश्रव्य हो जाएगी। ठीक है, और सोनार हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। आगे है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनोमिना जो होता है ये किसका उदाहरण है? ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगर आपने हाई स्कूल इंटर में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ डॉपलर प्रभाव आपने पढ़ा होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातुओं में, यानी ठोस में। और स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। अगर आप किसी ध्वनि की परावर्तित ध्वनि को सुनना चाहते हैं, ये टकरा के वापस आ जाए, तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, तभी वो परावर्तित होकर स्पष्ट रूप से आवाज आएगी। ओके, चलिए। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। अनुप्रस्थ वाले में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी डिस्टेंस का पता लगाते हैं। ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारी के लिए, उपचार के लिए किया जाता है और ये स्वचालित दरवाजों के को नियंत्रित भी कर सकती है। ये सभी गुण किसके हैं? ये पराश्रव्य ध्वनियों के गुण हैं। पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से हम कपड़ों को धुल सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और जो स्वचालित दरवाजे होते हैं उनको भी नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सीटी स्कैन प्रयोग करने में लाई जाती है एक्स किरणें। आज जब सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो वहाँ एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ अनुरणन होता है या प्रतिस्पंदन होता है। ठीक है, आगे है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। आगे है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे, हम ऊपर देख चुके हैं। और वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटा सकती है वो भी पराश्रव्य तरंगे। ये ऊपर हम दोनों देख चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी फिर से देखिए वही आ गया।
वह तरंग जो बीमारियों को उपचार कर सकती है, स्वचालित तरंग को नियंत्रित कर सकती है, वो भी है परासर्व तरंगें। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। कौन सी तरंगें हैं? गामा किरणें। गामा किरणों की जो लंबाई होती है वो सबसे छोटी होती है। और लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती हैं। क्या करती हैं? किस चीज़ को स्थानांतरित करती हैं? आपने देखा होगा, आप किसी तालाब में बीच में पत्थर डाल दीजिए तो ऐसे लहरें उठती जाती हैं। तो वो क्या कर रही हैं? वो ऊर्जा को स्थानांतरित कर रही हैं। ठीक है। आगे है प्रेक्षागृह की जो दीवारें और छत रेशेदार सामग्री से और कांच रेशे से आच्छादित की जाती हैं। क्यों? ताकि ध्वनि को अवशोषित कर सके और प्रतिध्वनि को उत्पन्न ना करे। आपने देखा होगा, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ भी दीवालों पर एक मलमल टाइप का कपड़ा लगा रहता है, ठीक है, फोम टाइप का। क्यों? क्योंकि वो प्रतिध्वनि ना हो, आवाज़ जो है इको ना करे, इसके लिए। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर, ना तो वायु है ना ही कोई मतलब ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंगों के लिए, और वहाँ कोई माध्यम है नहीं, वहाँ निर्वात है। ओके, चलिए आगे है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इससे जितने सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ ठंडा या गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि चालन संवहन या विकिरण नहीं हो पाता है। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, यानी जो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा, कपूर आप कुछ समय तक खुला छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा, ठीक है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को कि ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा में, फिर बीटा में, फिर अल्फा में, यही इनका क्रम है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। ये प्रयोग कीजिएगा। कभी कभी आपके बिस्कुट नमी के कारण बिल्कुल सिला जाते हैं ना, सिला जाते हैं, तो उन्हें सीलन आ जाती है। तो अगर आपको वापस इन्हें कुरकुरा करना है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाएगी और फिर से कुरकुरे हो जाएंगे। ओके, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यदि आप किसी कपड़ों को बहुत जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर और आर्द्रता को मेंटेन कर दीजिए। आर्द्रता को 20% कर दीजिए और टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस पर कर दीजिए, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, आगे है गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली जितनी भी ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। कभी भी आप किसी झील में जाएंगे तो झील की केवल ऊपरी सतह जमी रहती है, उसके नीचे पानी रहता है। ठीक है, और नीचे उस पानी का जो टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसी तापमान पे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। इसीलिए झील की ऊपरी सतह जम जाती है और निचली सतह नहीं जमती है। ठीक है, और यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ओके, पहले घटने लगेगा फिर बाद में बढ़ने लगेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आप कभी ये प्रयोग कीजिएगा कि आप किसी गिलास में पूरा फुल पानी भर के रख दीजिएगा और उसे फ्रिज में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो बर्फ़ है तो ग्लास की सतह से थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब पानी जमता है ना तो उसका मतलब आयतन बढ़ जाता है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान। मनुष्य आर्द्रता से और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा हमें उलझन होती है, चिपचिपापन महसूस होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होने लगता है। ठीक है ना, अगर पसीना वाष्पित नहीं होगा तो हमें चिपचिपापन और अजीब सी गर्मी लगेगी और पसीना सूख जाएगा तो हम आराम का महसूस करेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई नहीं बढ़ती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है कहाँ? भाप से। और ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? जल। जल जो है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन
घटता है। आगे बढ़ते हैं। आयतन में एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयतन होना चाहिए। आगे है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों ऐसा होता है? अगर बादल छाए हुए हैं रात में तो थोड़ी गर्मी रहेगी, और अगर आकाश स्वच्छ है तो उतनी गर्मी नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि रात को पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है और वो ऊष्मा निकल के अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन अगर बादल छाए रहेंगे तो वो ऊष्मा बादलों से टकरा के वापस नीचे आ जाएगी, तो गर्मी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर बादल है तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, और स्वच्छ आकाश है तो गर्मी कम होगी। आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। ओके, आगे है, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? उतना ही 1 मिनट का ही समय लगेगा। ठीक है, अब कुछ मिलान करने के लिए है। मिलान ये करना है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ये 277 केल्विन होता है। और अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान 233 केल्विन के बराबर होता है। ये सारे आपको केल्विन में याद रखने हैं, खासकर मनुष्य के शरीर का तापमान, क्वथनांक और अधिकतम घनत्व, ये जरूर याद रखिएगा। ये वाला तो फिर भी नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं फ्रिज से निकलने वाली ठंडी हवा कमरे को ठंडा कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करें तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, और अंत में कैसा हो जाएगा? अंत में नारंगी हो जाएगा। और वायु कूलर, जो हमारे यहाँ कूलर लगता है, वो अधिक प्रभावी होता है कहाँ पर? रेगिस्तानी इलाकों में। रेगिस्तानी इलाकों में कूलर अधिक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हवा शुष्क होती है। अगर हवा में नमी होगी तो कूलर काम नहीं करेगा। आगे है, क्रीम निकालने वाले जो संयंत्र होते हैं वो दुग्ध चर्बी को अलग हो जाने का कारण है। यानी जो आप मथानी होती है ना, जो मथानी इलेक्ट्रिक मथानी होती है, उससे जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो किस सिद्धांत पे निकालते हैं? तो वो सेंट्रीफ्यूगल बल के सिद्धांत पे निकलता है। ठीक है, और चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का जो सिद्धांत सिद्ध होता है वो कौन सा है? गति का तीसरा नियम। चिड़ियों के क्यों? क्योंकि जो चिड़िया अपने पंखों से हवा को नीचे दबाती हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, और उसी की वजह से चिड़िया उड़ पाती हैं। आगे है, परम शून्य वह तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। जब किसी मतलब जिस ताप पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाए तो उसे परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, आगे है, किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में, तो ऊर्जा उसकी संवेग के अनुपात में होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने का कार्य है, ये हम पहले देख चुके हैं। बर्फ के 2 ब्लॉक या 2 टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वो एक ही ब्लॉक बन जाएगा। 2 ब्लॉक को जोड़ेंगे मतलब दबा देंगे तो एक ब्लॉक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता जाता है, तो गलनांक घटेगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। उनके बीच का जो पानी है वो भी बर्फ बदल जाएगा, इसीलिए वो जुड़ जाएंगे। 2 पानी की जो छोटी बूंदें हैं एक दूसरे में संलयित होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण क्या है? इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी। जब 2 बूंदें आपस में मिलेंगी तो आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएंगी और ऊर्जा मुक्त करेंगी। ठीक है, चलिए अब प्रकाश चैप्टर से जितने सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है वो किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सफेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो वह है लाल रंग। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और नीला रंग जो बैगनी रंग सबसे पहला कौन सा होता है? वायलेट। तो वायलेट सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आगे है, श्वेत वस्त्र जो का कपड़े होते हैं वो काले कपड़ों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। खोज के अनुसार
कुछ चीज़ों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले डायोड की खोज हुई थी, फिर ट्रांजिस्टर की, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ की, फिर एसएमडी यानी सतह पर लगने वाले अवयवों की। ठीक है, चलिए, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है नीला। दिन के प्रकाश में जो हरित पर्णों का क्लोरोफिल होता है वो प्रदीप्त नीले रंग का प्रदीप्त होता है। आगे आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस किस खोज के लिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके सिद्धांत के लिए। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को मानना है कि E बराबर MC की स्क्वायर की खोज की थी आइंस्टाइन ने, उसके लिए दिया गया था। नहीं, E बराबर MC स्क्वायर के लिए नहीं दिया गया था, ये प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है, और वह जिसका वेग अधिकतम होता है वो क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁻16 जो है ये, मतलब 3 × 10⁸ ये प्रकाश का वेग होता है। ये सबसे ज़्यादा वेग किसी चीज़ का है तो वो प्रकाश का है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचाने में कितना समय लगता है, 8 मिनट। 8 मिनट में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा। और सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण पड़ता है, क्या बनता है, इंद्रधनुष। जब सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, हरा रंग। आप जब देखेंगे तो विबग्योर होता है, VIBGYOR, तो इसमें बीच में ग्रीन है, तो ग्रीन जो है बिल्कुल बीचों बीच होता है। आगे है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 रंग होते हैं। और शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोपी का प्रयोग करता है। ये एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोप। ठीक है, और जल के अंदर का जो वायु होता है, जल के अंदर जो वायु होती है, वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर पानी के अंदर कोई बुलबुला बन जाता है तो वो अपसारी लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए, एक कटा हुआ जो हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर उसके अंदर एक प्रकाश किरण जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकने लगती है, इसी वजह से हीरा जगमगाता है। प्रकाश वोल्टी सेल क्या होते हैं, सौर सेल। सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। और मानव की सामान्य आँख जो स्वस्थ आँख होती है, इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे रखना होगा। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। जो कार के बगल में दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश के एक बिंदु को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और CFL का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, मैंने आपको बताया था ना, नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है और लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसी वजह आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए, प्रकाश में वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती हैं, परावर्तन के कारण। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और इसी वजह से वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। रोगियों के दांत में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ओके, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। ये याद रखिएगा, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। मृग मारीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो मृग मारीचिका बनती है ना, कभी आप रास्ते में जा रहे होंगे तो गर्मियों में ऐसा होता है, आप किसी लंबी रोड में जा रहे हो तो आपको दूर रोड में पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन आप जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता है। यह क्यों होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मारीचिका बनती है। ठीक है, और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, इसके तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के समीप सूर्य का एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन। जब सूर्य डूब रहा होता है तो उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज पर सूर्य जो है वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई पड़ता है, क्यों, अपवर्तन के कारण।
दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर। हीरा चमकदार दिखाई देता है, कैसे? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हम पहले भी देख चुके हैं। और मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट यानी रेटिना पर। इसको देखिए क्या नाम दिया था वहाँ में, अक्षपट, अक्षपट, बहुत अजीब नाम दिया था, इंग्लिश में पढ़े बिना नहीं पता चलता। तो मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, कहाँ पर? रेटिना पर। और इतनी कठिन भाषा का कभी कभी प्रयोग कर लेता है कि समझ में ही नहीं आता है। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। आंख में संकेंद्रण कैसे होता है? जब लेंस की उत्तलता में परिवर्तन होता है तो आंख में संकेंद्रण होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए, तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो जब 5500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखों के लिए सबसे सुग्राही होता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। जो धूप का चश्मा होता है उसमें कोई क्षमता नहीं होती है, वो 0 डायोप्टर की क्षमता होती है उसकी, ठीक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब सबसे कम प्रकीर्णन होगा तो वो हमें सबसे दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन अगर प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा तो प्रकाश फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। अगर छाते को ऊपर से सफ़ेद रखा जाए और नीचे से काला रखा जाए तो वो बहुत कम गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा। इसीलिए सबसे अच्छा छाता कौन सा होता है? जो ऊपर से सफ़ेद हो और नीचे से काला हो। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग की लंबाई के द्वारा। आगे है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव ने ही बताया था कि जो ब्रह्मांड है इसका प्रसार हो रहा है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। बाकी जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए पूरा सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ओके। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है। जो खोज बत्ती होती है उसमें दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? नतोदर दर्पण। अब देखिए, नतोदर नाम दे दिया है, अवतल दर्पण को क्या नाम दिया था वहाँ? नतोदर कहा था। अगर आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ते तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन से दर्पण की बात कर रहा है। तो खोज बत्ती, अब देखिए नाम भी खोज बत्ती भी अजीब दिया हुआ है, ठीक है। तो नतोदर या अवतल दर्पण प्रयोग होता है, ठीक है। कभी कभी IAS पीसीएस में ऐसी हिंदी का प्रयोग किया जाता है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल, ये मान लीजिए कि उनको फेल कराने का कारण बनती है। आगे है, आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है किस रंगों के लिए? पीले और हरे रंगों के लिए, क्योंकि ये बीच में आते हैं, ना अधिक तीव्र होते हैं ना बिल्कुल डल होते हैं, ना इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है ना आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए आँखों को बहुत मतलब प्रिय होते हैं। कौन सा? पीला और हरा। दृश्य प्रकाश का दर्दमान प्रसार होता है कितना? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। और रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं किसका? वस्तुओं से एक्स विकिरण का। आगे है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका ताप दर्शाता है। हमने ऊपर देखा था ना, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका टेम्परेचर को। आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलेगी। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है और रेटिना का जलना सूर्य की इस विकिरण का कारण होता है। क्या? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। आपसे कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण हो तो इसको नंगी आंखों से मत देखिए। क्यों ना देखिए? क्योंकि उससे निकलने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे है, आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु। आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। कहाँ पर? दृष्टिपटल में। किसी को मोतिया बिंदु हो जाता है तो कहाँ पर होता है? वो दृष्टिपटल में होता है। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटा और उल्टा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। किसकी सहायता से? ग्रेफीन की सहायता से। ओके। आगे है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यदि आप अपने घर में एक शीशा लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं उस शीशे में आपको पूरा शरीर दिखाई पड़े, तो कितना बड़ा शीशा लगाएंगे? अपनी हाइट से ठीक आधी लंबाई का शीशा लगवाइएगा।
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि उसमें वक्रता होती ही नहीं है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश बहुत तेजी से चलता है। मानव की आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड से अतितनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन एक ऐसा एल्कलाइड है जिससे मानव की पुतली आसानी से फैलाई जाती है। आगे है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस वजह से? क्योंकि उससे निकलने वाला प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तन के कारण जो है वो छड़ मुड़ जाती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आगे है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीप्त विकिरण प्रयोग किया जाता है। जो लेजर से रोशनी निकलती है ना, वो उद्दीप्त विकिरण होती है। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है वह है डॉपलर प्रभाव। हमने पहले पढ़ा ना, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है और हमें कैसे पता चला था? ये डॉपलर प्रभाव के कारण हमें पता चला था। अगला चैप्टर है विद्युत और चुंबकत्व। तो देख लेते हैं विद्युत और चुंबकत्व से कौन कौन से तथ्य पूछे गए हैं। पहला है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता जाता है। जितने भी धातुएं होती हैं उनमें प्रतिरोध होता है और वो प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ओके। और बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या है? समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में बहुत से लवण पाए जाते हैं, इसी वजह से वो उसमें बिजली का वो सबसे अच्छा चालक है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। अर्धचालक है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, खूब पूछे गए इस पे सवाल। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। अगर आप कम वोल्टेज पे अपनी मोटर को चला देंगे तो वो जल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचेंगे और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होगी। 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे अधिक लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। कहाँ पर? आधार सिरे से। जो 3 प्लग वाला प्लग होता है ना, 3 पिन वाला, उसमें जो सबसे लंबी वाली पिन होती है वो आधार सिरे से जोड़ी जाती है, मतलब अर्थिंग के लिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो आपको ध्वनि और प्रकाश दोनों एक साथ दिखाई पड़ता है, अलग अलग नहीं, क्योंकि उसको इसी तरह मैनेज किया गया है। हालांकि प्रकाश की चाल ज़्यादा है लेकिन फिर भी दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे। ओके, चलिए आगे है ट्रांसफर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रयुक्त होते हैं, किस काम में प्रयुक्त होते हैं? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। जो एसी वोल्टेज होता है ना, उसको घटाने या बढ़ाने के लिए, उल्टा उसका वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें देगा कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए होता है। नहीं, एसी को डीसी में नहीं परिवर्तित करता, वो जो एसी करंट होता है उसके वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। ये एसी करंट की ही बात कर रहा है। ठीक है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग लगाई जाती है ना, उस सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड एक ऐसा मतलब अतिचालक है जिसको अभी आविष्कार किया गया है। आगे फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली जो तार होती है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। आप जो आपके घर में फ्यूज लगा होता है उसमें जो फ्यूज तार होती है उसकी विशेषता यही है कि उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। ठीक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा। पारा चूंकि एक धातु है और वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, हम पहले भी देख चुके हैं। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। चांदी की जो वायर है, पहले अंग्रेजों के ज़माने में चांदी की तारें बिछाई गई थी, लेकिन बाद में चूँकि बहुत महंगा है इसलिए नहीं बिछाई जाती, लेकिन चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर। ठीक है।
आगे है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या है, ये दोनों अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। कई बार ये सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि किस श्रेणी में लगाए जाते हैं, समांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो समान विभव पर है। यदि दो आवेशित वस्तुएं हैं और उनमें समान विभवांतर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि एक का कम होना चाहिए, एक का ज़्यादा होना चाहिए, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप कितना होता है, 133 केल्विन। अधिकतम तापमान उसका 133 केल्विन होता है। और ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम भी प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। आगे है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, हम पहले भी देख चुके हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, हम पहले भी देख चुके हैं। और डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वह है एलईडी। एक ऐसा डायोड जिसमें जो प्रकाश उत्सर्जित करता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, उसको हम एलईडी कहते हैं। ठीक है, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है क्या, एल्युमिनियम। चुंबक के द्वारा तो केवल लोहा ही आकर्षित होगा ना। आगे है कुंडलनी या कुंडली या कॉइल जो होती है, उसमें टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती जाती है। आपने जो मोटर देखी होगी उसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं तांबे की। ठीक है, और उसकी मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उसके कॉइल्स में टर्न्स की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी घटती जाएगी। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। आप कभी चुंबक को तोड़ दीजिए तो भी वो चुंबक की तरह ही काम करेंगे दोनों। ठीक है, चलिए, स्थायी चुंबक बनते हैं किससे, फेरो चुंबकीय पदार्थ से। फेरो चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक बनते हैं। ठीक है, आगे नाभिकीय भौतिकी से अब जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। आगे है, तो पहला जो फैक्ट है वो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, भारी जल। भारी जल मंदक और प्रशीतक दोनों के तरह उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ये सवाल खूब पूछे गए हैं। ठीक है, भारी जल मंदक और प्रशीतक दोनों रूप में प्रयोग होगा और ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग होगा। ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती हैं। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता होता है, वो कौन सा है, समृद्ध यूरेनियम। ठीक है, आगे है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। सितारों में, सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, बहुत बार ये सब पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यही है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियान्वयन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और जो एटम बम होता है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। एटम बम जो बना होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और इसमें जो श्रृंखला होती है वो अनियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। जब ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर, यही जो हाइड्रोजन बम है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। आगे है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है और जो विखंडन होने पर होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, वह एक ब्रीडर रिएक्टर आगे है कल्पक्कम। कल्पक्कम क्यों सूखे में रहता है, तो अपने परमाणु शक्ति परियोजना के लिए, वहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, जो गलित सोडियम है वहाँ पर शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाभिकीय ईंधन, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसके रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता, किसका, कैल्शियम का। यूरेनियम प्रयोग हो सकता है, थोरियम प्रयोग हो सकता है, कैल्शियम प्रयोग नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे है भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वो है नरौरा। मतलब
कई प्रकार के भूकंप जोन होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल। फिफ्थ लेवल सबसे खतरनाक होता है और फोर्थ लेवल थोड़ा कम खतरनाक है। और उस पेटी में अवस्थित है क्या, हमारा नरौरा का जो परमाणु संयंत्र है। ठीक है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कहाँ पर, कैगा कर्नाटक में। और वे जो बहुत अधिक तापमान पर काम करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वो है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। तो ये नाभिकीय संलयन या नाभिकीय जो भौतिकी है उससे जितने सवाल पूछे गए थे। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो विविध में, फिजिक्स के विविध में आते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है क्या, ऑक्सीजन तथा नमी। अगर लौह का क्षय मतलब लौह में जंग लगेगा तो वो ऑक्सीजन और नमी के कारण। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर को वायु को प्रदूषित कर देती है, वो है लेड। जो मतलब वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, उसमें लेड की जो मात्रा होती है उसकी वजह से बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विलियम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था किस चीज़ का, एक्सरे मशीन का। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था, विलियम रॉन्टजन ने। और विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए, जबकि चालन और संवहन के लिए आवश्यक है। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है, गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण। और मिट्टी के घड़े में जो जल है वो ठंडा क्यों हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण, ये पहले आ चुका है। और स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा, हमारे हाथ की जो विभिन्न संचालन होता है, हमारे हाथ में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा हमारी घड़ियों को ऊर्जा मिलती है। एक अर्धचंद्र होता है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अर्धचंद्र कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। आगे है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसे गोल है ना, अब यहाँ पर टावर है तो इस टावर की क्षमता कहाँ थी, यहाँ तक जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नहीं मिलेगा। चलिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, क्यों, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इसको हमने पहले देखा था, घनत्व में डिफरेंस के कारण। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है क्या, अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, जबकि परावैंगनिक किरणें कर सकती हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो हवा अंदर भरेंगे और हवा में भार होता है। ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, ऊष्मीय ऊर्जा का। ऊष्मीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करती है। आगे है साधारण जो टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन जो है वो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। ठीक है, आगे है आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं और जो बिजली है, बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या चुनेंगे, कार में ही रहना चुनिए। क्यों, क्योंकि अगर कार के ऊपर बिजली गिरेगी तो वो नीचे ज़मीन में चली जाएगी, उसको अर्थिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कार से बाहर निकल जाएंगे तो सीधे आप पे बिजली गिरेगी। ठीक है, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। और रेन प्रूफ यानी जो हमारा रेनकोट होता है ना, जिस पे पानी गिरता है तो वो नीचे बह जाता है, तो ये जो कोट और तंबुओं के पदार्थ का वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। वो क्यों उसमें पानी उसको गीला नहीं कर पाता है, उसके पृष्ठ तनाव के कारण उसको गीला नहीं कर पाता है। ठीक है, जो बर्फ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों जीवित रहती हैं, हम ऊपर देख चुके हैं, क्योंकि ऊपर की लेयर जम जाती है और नीचे का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। आगे 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर एक सिलिकॉन कुचालक होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिजिक्स खत्म हो जाती है। अब हम इसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे। ओके, केमिस्ट्री जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है मूलभूत कण है, क्या है, क्वार्क एक मूलभूत कण है। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो एक नाभिकीय गुण है।
और पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। अणु सबसे छोटा स्वतंत्र अस्तित्व वाला कण होता है, ठीक है। और ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। ऐसे मतलब जो परमाणु होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। चलिए आगे है, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान हो वो भी समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु भार भिन्न है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। एक अणु परमाणु घर जो कण नहीं है, क्या? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। प्रतिकण युग्म कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यानी ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, प्रतिकण होते हैं। आगे है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। और पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ता जाएगा और हिमांक बिंदु घटता जाएगा। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नमी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अकार्बनिक रसायन से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो प्रदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है क्या? पारा, वाष्प तथा आर्गन। जो प्रदीप्त नली होती है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसमें पारा प्रयोग किया जाता है, वाष्प प्रयोग किया जाता है और आर्गन प्रयोग किया जाता है। यही है जिनको सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत मात्रा में लगाए जाते हैं और इन लैंपों में क्या होता है? सोडियम। इनको सोडियम लैंप बोलते हैं, ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाती है। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH पारा है तो इसमें Hg का क्या मतलब है? तो Hg जो है वो मरकरी होता है। जो रक्तदाब होता है वो पारे की पर नापा जाता है, इसीलिए ये Hg जो है वो मरकरी है इसमें, ठीक है। बर्तनों में को चमकीला बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि अनअपघटित AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन बस रट लीजिए। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। आगे है, वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है और एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सरीन गैस। सरीन गैस एक रासायनिक हथियार है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी? ऑक्सीजन की। उसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कृत्रिम वर्षा प्रयुक्त होती है। कृत्रिम वर्षा में क्या प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। जो कलाई वाला आता है ना, गाँवों में कलाई वाला आता है, बर्तनों को चमकाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए क्या प्रयोग करता है? तो वो जस्ते का प्रयोग करता है। किसका? जस्ते का, जिंक का। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। कांच निर्माण के उद्योग में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो कौन कौन सा है? रेत, सोडा और क्वार्टज। जो कांच बनाया जाता है उसके लिए रेत, सोडा और क्वार्टज की जरूरत पड़ती है। और जो टॉयलेट होते हैं वहाँ पर एक चुभने वाली गंध आती है, वो किसकी होती है? अमोनिया की। जो बेकिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में किसका उपयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे गैल्वेनाइजेशन, यानी कि आपने देखा होगा जो कुछ लोहा होता है, लोहे के ऊपर एक सिल्वर कलर की परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वो किसकी परत होती है? जस्ते की परत होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है धातु, खनिज एवं अयस्क से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं क्या? विद्युत के तार। जो विद्युत तार होते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के तार होते हैं। आपने देखा होगा जब आप तार खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि भैया तांबे की है या कॉपर उसकी एल्युमिनियम की है, ठीक है। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है उसे जिप्सम कहते हैं। और भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, ये रट लीजिएगा। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्या? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्या? क्रोमियम को मिलाते हैं। लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है? एंडोडेडुल फ्लोरीन। एंडोडेडुल फ्लोरीन फुलरीन, माफ कीजिएगा, एंडोडोरिल फुलरीन। और पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित अपक्रिया करती है वो है सोडियम। अगर सोडियम को आप पानी में डाल दीजिए तो तेजी से जलता है। कठोरतम धातु क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो कठोरतम धातु है। मूल तत्व क्या है? रेत। रेत एक मूल तत्व है और इसी से कांच वगैरह बनाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? सोना। सोना जो है आपको खदानों में, नदियों में स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। किसी अयस्क से निकालने की जरूरत, आपको अयस्क तो निकलता ही है, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जो स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है किसका? गार्नेट का। और धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे सही सुमेलन करने के लिए है तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने हो तो यह धातु का है? सोना। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है? सीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ मिलान करना है। कार्बन क्या है? हीरा। जो हीरा होता है वो कार्बन ही है। और संगमरमर क्या है? कैल्शियम से बना होता है। बालू में सिलिकॉन होती है, स्नेहक यानी जो ग्रीस होती है वो ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, चलिए कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल और बहुलक, इन चैप्टरों से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट उसमें मिलाया जाता है। जो डब्बा में, किसी डब्बे में खाद्य सामग्री होती है तो उसमें सोडियम बेंजोएट भी मिलाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। आगे वह अम्ल जिसका उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। ठीक है, और वह तत्व जिसके अपरूप नहीं है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अपरूप नहीं होते हैं। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है क्या? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो है ऐसा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे बुलेट प्रूफ वस्त्र निर्माण में क्या प्रयोग होता है? पॉलीएमाइड। जो बुलेट प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं उसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट। ये सवाल खूब पूछे गए हैं, बुलेट प्रूफ से संबंधित सवाल खूब पूछे गए हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। गैसोलीन से इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है किसने? ब्राजील ने। हालांकि हमारे भारत में भी 20% गैसोलीन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो पॉलीमर से बनी होती हैं। किससे? पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है क्या? नायलॉन। नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, वो कृत्रिम बहुलक है। एक प्राकृतिक बहुलक क्या है? रेशम। रेशम जो होता है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ठीक है, पारा वहाँ पर ठंडे प्रदेशों में काम नहीं करेगा ठीक से। प्राकृतिक रबर का बहुलक है या पॉलीमर क्या है? आइसोप्रीन। और अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? टार्टरिक एसिड। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें जो 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या खटभुज में बने हुए फलकी संरचना से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन।
बक मिनिस्टर फुलरिन किसे कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा हो और वो पंचभुज या खटभुज बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं तो उसे बक मिनिस्टर फुलरिन कहते हैं। ठीक है। वुड स्प्लिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्लिट कहा जाता है। फिनाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो है टेफ्लॉन। आपको जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं ना उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20। भारी जल का अणुभार 20 होता है। बहुलक कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें घी जो है, घी एक बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो सेल्यूलोज। कपास में सेल्यूलोज होता है, यानी सेल्यूलोज से ही कपास बनता है। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है सोडियम बेंजोएट, जो हमने इसकी पहले बात की है। ठीक है। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हम पहले देख चुके हैं। हाथ से गैस या लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल के अंदर लेड होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे, सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान रहता है किसमें? काजल में। काजल में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान रहता है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ये फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए एक जगह पर सारे कर दिए हैं और ये कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए, अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनके जितने यौगिक हैं उनसे जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो गोताखोर सांस लेने संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनमें किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होती है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। पेड़ पौधे का जितनी छाल होती है, जितना भी आपका लकड़ियाँ हैं, ये सब सेल्यूलोज से बनती हैं। ठीक है। आगे है, वायुयानों के टायरों को फुलाने या भरने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जैविक यौगिकों में या तत्वों में कार्बन पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। जो जितने भी सबसे ज़्यादा यौगिक निर्मित होते हैं वो कार्बन से ही बनते हैं। पेंसिल का लेड बनता है ग्रेफाइट से। आगे है, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमने शुरुआत में ही देखा था। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ क्या है? ग्रेफीन। ये कार्बन से ही बनता है और कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ढलवा लोहे में। जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन गैस। आगे है, क्रायो बैंक में X-CO2 संरक्षण के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। X-CO2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। आगे, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। कहाँ? नाइट्रोजन युक्ति से। नाइट्रोजन की युक्ति से स्थल मंडलीय और मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मंद निश्चेतक के रूप में। ठीक है। और क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है जब पूरी तरह निश्चेत करना हो। स्वचालित ईंधनों हेतु हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है किसका? एथिलीन ग्लाइकॉन का। स्वचालित जो ईंधन होते हैं उनमें हिमनरोधी यानी जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सोकार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट ये सब कार्बन के अपरूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल एक मंदक के रूप में कार्य करता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और टेफ्लॉन एक है बहुलक या पॉलीमर जो नॉनस्टिक बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब अम्ल, क्षार और लवण से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लीजिए। टमाटर में क्या होता है? टमाटर में लाइकोपीन होता है। ठीक है। आगे,
देखिए यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। चलिए आगे है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरेजिया बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर एक्वेरेजिया बनता है, और एक्वेरेजिया में कोई भी धातु आप डाल दीजिए वो गल जाएगी। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए किसका? समुद्री नमक। समुद्री नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका प्रतिदिन प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। खुले में कुछ देर तक रखा खट्टा दूध हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.5 से 6.7 पीएच मान, यानी थोड़ा सा अम्लीय होता है। ठीक है। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है क्या? स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल जो है वो अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है। और सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है क्या? हैलाइट। हैलाइट जो है सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। और अमाशय में उपस्थित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर, उसमें कैल्शियम, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। वॉशिंग पाउडर ये सोडियम कार्बोनेट से बनता है। और प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बनता है। ठीक है। चलिए अब अक्रिय गैसों से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। ठीक है। वायु के साथ ये विस्फोट नहीं करता है, जो अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम। और वायु में पाई जाती है रेडॉन गैस। कौन सी गैस? रेडॉन गैस वायु में पाई जाती है। आगे है, तो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वो है नियॉन। कौन सी? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गोताखोरों के सांस लेने में जो संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? हम पहले भी देख चुके हैं। ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग गोताखोर करते हैं अपने सिलेंडर में। अब मिश्र धातुओं से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। ओके। तो आयरन, क्रोमियम एवं निकेल, ये किसकी मिश्र धातु है? ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो आयरन, क्रोमियम और निकेल को आपस में मिलाकर बनता है। पीतल के अवयव हैं क्या? पीतल जो बनता है वो जस्ता और तांबा से मिलकर बनता है। तो आपको जो जितनी मिश्र धातु है ना, जितनी खास तौर पे बहुत चर्चा में रहती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कांसा ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। और स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और आयरन से मिलकर बनता है। और जर्मन सिल्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिल्वर शब्द है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है। किससे? कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर। कांसा मिश्रित धातु है। जो कांसा मैंने बताया ना, तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तांबे की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? कांसे में होती है। कांसा। ठीक है, ब्रॉस। आगे है पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी के उभय घटक कौन कौन से हैं? तांबा। यानी इन सब में तांबा ही प्रयोग होता है। तांबे में ही दूसरे जो तत्व है वो मिलाकर ये धातुएं बनाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु प्रयोग होती है? क्रोमियम और निकेल। धब्बा रहित या जो लोहा बनाया जाता है, यानी स्टील की बात की जा रही है, लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। और जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है? मैंने कहा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए है, चांदी उसमें नहीं होती है, उसमें तांबा जस्ता होता है। ठीक है, ये 0% उसमें चांदी होती है। आगे है गन काटन। ये गन काटन है, ये क्या है? ये सेल्यूलोज नाइट्रेट है। क्या है? सेल्यूलोज नाइट्रेट है। ठीक है। चलिए, स्टेनलेस स्टील जो होती है इसमें क्या क्या होता है? क्रोमियम, निकेल और आयरन। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल। कांसा में कॉपर और टिन। पीतल में कॉपर और जिंक। ये मैंने इसलिए एक साथ कर दिया है ताकि आप याद रखें, इस पर कई बार सवाल पूछे गए हैं। आगे है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? एक एनॉल्जेसिक है। क्या है? एनॉल्जेसिक। मॉर्फिन एक एनॉल्जेसिक है। मैं पहली बार मैंने पढ़ा था, मुझे भी ये पता नहीं है, बस आप रट जाइए, मैंने भी रटा था। सोडियम जो है वो केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को आप हवा में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। तो सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। और जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ठीक है।
चलिए अब मार्जक और उर्वरकों से जो सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। तो वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में प्रयोग होती है, एमाइड रूप में प्रयोग होती है, वह यूरिया। नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में प्रयोग होती है यूरिया में। आगे है डीएपी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो फास्फोरस होता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। डीएपी जो होती है ना, जो खाद होती है, उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग कैसे किया जाता है? कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन 47% होता है। कितना? 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है किसे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है। ठीक है। अब आगे सही सम्मिलित करना है। हड्डियों में उपस्थित होता है क्या? कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड। दूध खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। और फलों का पकना होता है एथिलीन की वजह से। आगे ईंधन और विस्फोटक पदार्थों से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है किसके लिए? ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से जो उत्पन्न दुर्गंध होती है वो एथाइल मरकैप्टन की होती है। एलपीजी सिलेंडर में एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि उसकी गंध को पहचाना जा सके, क्योंकि एलपीजी की अपनी कोई दुर्गंध नहीं होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन चलती है तो सीधे पानी बनता है और कोई गैस नहीं निकलती है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने। जो सीबी देसाई हैं इन्होंने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः कौन सा मतलब यौगिक होता है? तो मेथेन। मेथेन पाया जाता है सीएनजी में। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु को मिलाकर उसे दहन किया जाता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो ये गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। जो गैसोहॉल, पेट्रोल में अगर आप एथेनॉल मिला दें तो वो गैसोहॉल बन जाएगा। ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, इसमें मेथेन पाया जाता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है वह है सौर ऊर्जा। ठीक है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद क्या है? यानी कि पेट्रोलियम के परिष्करण के बाद क्या निकलता है? तो एस्फाल्ट निकलता है। क्या निकलता है? एस्फाल्ट निकलता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है वह है मेथेन। आगे है एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। जो सीटेन संख्या होती है गुणवत्ता प्रचालन में प्रयुक्त होती है। डीजल, अगर डीजल की गुणवत्ता आपको जांचनी है तो उसका सीटेन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो पेट्रोल होता है उसकी गुणवत्ता जांचनी है तो उसका ऑक्टेन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है। तो डीजल की गुणवत्ता सीटेन नंबर से और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से पता लगाते हैं। सीएनजी क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वच्छतम ईंधन क्या है? स्वच्छतम ईंधन एक प्राकृतिक गैस है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को ही द्रव सोना कहा जाता है। विस्फोटक पदार्थ नहीं है क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसे? टेट्राएथिल लेड। जो नॉकिंग से बचने के लिए, उसमें नॉकिंग की समस्या आती है कार में, तो उससे टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता, किसने किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। और अगला है बारूद के मुख्य अवयव क्या है? जो बारूद होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें पोटास होता है, गंधक होता है और कार्बन होता है। पोटास, गंधक और कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है, विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है वो क्या है? टीएनजी। टीएनजी जो होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक नोबेल तेल कहा जाता है इसको। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है, हालांकि इसको बैन कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है किसका? ग्लिसरॉल का। अगर आपको विस्फोटक बनाना है तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है।
और डीजल की गुणात्मक विशेषता पाई जाती है किसमें? C10 संख्या में। C10 संख्या के द्वारा ही डीजल की गुणवत्ता चेक की जाती है। ठीक है, अब जितने भी विविध सवाल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी है? 2.2 किलोग्राम, क्योंकि उसमें 47% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, इसलिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। आगे है वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह ऊसर भूमि होगी, वो बंजर भूमि होगी। ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल कौन सी है? तो धान को ऊसर भूमि में भी उगाया जा सकता है। आलू के जो चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किया जाता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप देखें ना, आलू के जो चिप्स होते हैं ना, चिप्स के पैकेट, वो खूब फूले हुए होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, कौन सी? आसवन। अगर आपको ठोस पदार्थों को शुद्धिकरण करना है तो आसवन से शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है किसका? कार्बन 14 का। किसका प्रयोग होता है? कार्बन 14 का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ये पुणे में अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक है और लाभदायक भी है, दोनों है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी, और हानिकारक इसलिए है क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चूहों का विष होता है, यानी कि चूहों को मारने के लिए जो जहर प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? जिंक फास्फाइड। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों के विष में। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो ये वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस या धीमी गति से दहन होती है। अगर आप कहीं रास्ते में हड्डी पड़ी हो रात को तो हल्की हल्की चमकेगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें फास्फोरस होता है ना, वो धीमी गति से वायु के संपर्क में दहन होता है, यानी जल अभिक्रिया करता है। आगे है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। ठीक है, पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। और रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जाता है क्या? चट्टानों की उम्र मापी जाती है। आगे है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है कौन? ओजोन की परत। ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगर आप पेयजल पाएंगे उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। और प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रिया कम हो जाती है अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं। ठीक है, चलिए, ये आखिरी है कि खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? बेंजोइक एसिड का। तो केमिस्ट्री में इतने ही तथ्य थे, इन्हें बार बार हट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इकोनॉमिक्स वीडियो में। धन्यवाद।